10 कदम आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कानपुर से मिल रही है। उलेमा काउंसिल की अपील है कि कल जुमे की नमाज को लेकर यह अपील की गई है, नमाज पढ़कर सीधे घर जाए। ये काउंसिल की तरफ से अपील की गई है। मस्जिदों के इमामों को पत्र लिखा गया है, अमन चैन बनाए रखें, उलेमा काउंसिल की तरफ से कहा गया है। अफवाहों पर ध्यान ना दें, ये बड़ी खबर इस वक्त की है। कल शुक्रवार है और शुक्रवार को जुमे की नमाज होती है, जिसको लेकर ये अपील की गई है कि नमाज पढ़कर सीधे वो घर जाएं और मस्जिदों के इमामों को ये पत्र लिखा गया है और अमन चैन बनाए रखें, ये भी कहा गया है। किसी तरह की कोई स्थिति बिगड़े नहीं, इसलिए नमाज पढ़ के सीधा वो घर जाए। तो उलेमा काउंसिल की अपील है कि जुमे की नमाज को लेकर ये अपील की गई है कि नमाज पढ़ के सीधा घर जाएं। हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, ये उलेमा काउंसिल की तरफ से जो अपील की गई है कि कल शुक्रवार है, जुमे की नमाज है, नमाज पढ़ के सीधा घर जाए, और क्या उस पत्र में लिखा हुआ है? चांदनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि 3 तारीख को कानपुर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, पथराव हुआ, फायरिंग हुई, पेट्रोल बम चले, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। 54 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, ताबड़तोड़ दबिश का दौर चल रहा है, SIT अपनी जांच कर रही है। इन सबके बीच कल फिर जुमा आने वाला है और कानपुर में स्थिति ना बिगड़े, क्योंकि स्थितियां समान हो चली हैं। कहीं ना कहीं अफवाहों का बाजार जरूर गर्म था। उन अफवाहों के लिए खिलाफ भी सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए एक ACP लेवल का अधिकारी रखा गया। इन सबके बीच ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं हाजी सलीस, उन्होंने 144 इमामों को, जो मस्जिदों के पेश इमाम है, उनको लेटर लिखा है। 88 लोगों को व्हाट्सएप, माफी चाहूंगा 86 लोगों को व्हाट्सएप किया गया और बाकी लोगों को लेटर पहुंचाई गई है। उसमें साफ तौर पर, क्योंकि ये उर्दू में लिखा गया है, इसमें साफ तौर पर ये मेंशन किया गया है कि शहर आपका है, अमन चैन बनाए रखें, अल्लाह की इबादत करें। जो जमात में नमाज पढ़ते हैं वो जमात में नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद अपने अपने घरों को जाएं। किसी का पंपलेट, किसी का ब्रोशर ना पकड़ें, किसी के ब्रोशर पर ध्यान न दें, ऐसे अफवाहों पर ध्यान न दें। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह से अमन चैन की दुआ मांगे, ताकि ये शहर आपका है, प्रदेश आपका है, देश आपका है, इसका विशेष ध्यान रखें। सरकारी संपत्ति आपकी, इसका विशेष ध्यान रखें, भाईचारा बनाए रखें। ऐसे तमाम बिंदुओं पर फोकस किया गया है। बिल्कुल अमित, क्योंकि जिस तरह से स्थितियां देखने को मिली है कानपुर हिंसा की, इसको लेकर लगातार यही अपील की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और जुमे की नमाज पढ़ने के बाद सीधा वो घर जाए। बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे, बीजेपी के MLC उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में सुबह 11:30 बजे बीजेपी के सभी प्रत्याशियों का नामांकन होगा। सभी प्रत्याशी जो है वो थोड़ी देर में पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और इसके बाद विधानसभा जाकर नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, नरेंद्र कश्यप, दानिश आजाद अंसारी, JPS राठौर समेत 7 मंत्रियों को टिकट मिला है और थोड़ी देर के बाद वो पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे और पार्टी दफ्तर में पहुंचने के बाद जो 9 उम्मीदवार हैं लोकसभा उपचुनाव के, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सुबह 11:30 बजे ये अपना पर्चा भरेंगे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी लखनऊ से अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, आपसे थोड़ी देर के बाद जो 9 उम्मीदवार हैं वो पहले पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे और उसके बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे, और क्या जानकारी मिल पा रही है अनामिका? देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी पार्टी मुख्यालय पर ही है। 11 बजे का समय दिया गया है तमाम लोगों को पहुंचने का विधान परिषद के उस हॉल में, लेकिन उसके पहले सभी को पहुंचना है बीजेपी मुख्यालय। और देखिए, ये तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से प्रत्याशियों के नामों की कल घोषणा हुई, उसमें मुकेश शर्मा भी शामिल है और मुकेश शर्मा फिलहाल बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। इसके बाद वो तमाम पार्टी के पदाधिकारियों को, बड़े नेताओं को धन्यवाद दे रहे हैं। हालांकि 10 बज रहा है, अभी 10 बजे सभी को पहुंचने के लिए कहा गया है। JPS राठौर, मुकेश शर्मा पहुंच गए हैं और बाकी लोग भी धीरे धीरे बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। करीब 11 बजे का समय दिया गया है जब सभी यहां से निकल के ठीक सामने विधानसभा के उस हॉल में जाएंगे जहां पर नॉमिनेशन हो रहा है। वहां पे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में सभी 9 प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो बीजेपी मुख्यालय पर प्रत्याशियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे यहां पे जमावड़ा लग रहा है। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 9 नामों का ऐलान किया गया, 9 में से 7 नाम तो ऐसे थे जिनको लेकर के लगातार यह आकलन किया जा रहा था कि वो नाम होंगे, लेकिन जो 2 नाम नए नाम थे उसमें एक नाम मुकेश शर्मा का था, जो
भी कुछ देर पहले पहुंचे पार्टी मुख्यालय पर, हमने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। इसके बाद अब धीरे धीरे चाहे केशव मौर्य हो, चाहे बाकी जसवंत सैनी हो, चाहे बनवारी लाल ओहरा हो, सभी यहाँ पहुंचने वाले हैं और सब यहाँ इकट्ठे होने के बाद अंदर नेताओं से मुलाकात करने के बाद निकलेंगे विधान परिषद में नॉमिनेशन के लिए विधानसभा की तरफ। अनामिका सिंह। बिल्कुल अनामिका, और इसी बात का इंतजार है जब सुबह 11:30 बजे धीरे धीरे करके जो सभी विधायक है वो पहुंचेंगे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। हालांकि जैसा कि अनामिका अभी आप भी बता रही थी कि 7 नाम तो पहले के हैं, लेकिन जो 2 नाम जो है वो शामिल किए गए वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उन पर कहीं ना कहीं पर फिर से भरोसा जताया गया है। हाँ? मुख्यालय पर धीरे धीरे हलचल बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो 9 प्रत्याशी हैं उनके साथ साथ जो पार्टी के अन्य नेता हैं वो भी अंदर, उनकी मौजूदगी बढ़ रही है धीरे धीरे। और देखिए अब यहाँ पे भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है। हालांकि अभी भी इंतजार है उन 7 प्रत्याशियों का, जिसमें से 2 चेहरे पहुंच चुके हैं यहाँ पे, बाकी 7 लोगों को आना है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर आएंगे, सभी से उनकी मुलाकात होगी, आभार व्यक्त किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर मुकेश शर्मा हो, चाहे बनवारी लाल दोहरे हो, सभी का ये कहना है कि पार्टी ने एक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को बड़े बड़े मौके दिए हैं। हमने ये देखा भी है कि जिनके नाम को लेकर कहीं पर कोई सुगबुगाहट भी रही थी, उनको मंत्री का पद दिया गया। और आज विधान परिषद के लिए भी मुकेश शर्मा हो, चाहे बाकी लोग हो, उन सभी को विधान परिषद भेजकर पार्टी साबित करना चाहती है कि क्षेत्रवाइज आकलन एक तरफ, जातिवाइज आकलन एक तरफ, लेकिन जो पुराने कार्यकर्ता है उनको इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे संख्या बढ़ रही है कार्यकर्ताओं की, और 2 चूंकि चेहरे पहुंच गए हैं, धीरे धीरे यहाँ पे संख्या बढ़ेगी। विधान परिषद में कुछ देर के बाद यहाँ से लोग निकलेंगे, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे उसी हॉल में पहुंचेंगे जहां पर सभी प्रत्याशियों को पहुंचना है नॉमिनेशन के लिए। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी अनामिका, और थोड़ी देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ नॉमिनेशन हॉल में पहुंचेंगे, जहां पर 9 प्रत्याशियों का नॉमिनेशन होना है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया अनामिका इस पूरी जानकारी के लिए। जेपीएस राठौड़ जी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं। पहले पार्टी ने इनको मंत्री बनाया, उसके बाद आज विधान परिषद के लिए नॉमिनेशन है इनका। सर, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? पार्टी ने बड़ा मौका दिया, पहले मंत्री का पद दिया, अब विधान परिषद। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में मैं एक कार्यकर्ता हूं, और कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है उसका पूरी तरीके से कोशिश करता हूं निर्वाह करूं। और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है एमएलसी के रूप में, मेरे समेत 9 लोग जाने वाले हैं। बाकी सभी लोगों को भी मैं आज के दिन बधाई देना चाहता हूं। केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो इन्होंने हमको अवसर दिया है। सभी प्रदेश के कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद देना। कितने बजे नॉमिनेशन होगा? कौन कौन लोगों की मौजूदगी वहां पर होगी? अभी 10:30 बजे यहाँ से पार्टी कार्यालय से हम लोग निकलेंगे, और 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में 9 लोग नामांकन करेंगे पार्टी की ओर से। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, और अब बात यहां पर करेंगे गाजियाबाद में बिजली की ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई है। लोनी इलाके के न्यू विकास नगर कॉलोनी के पास सड़क किनारे रखे ट्रांसफार्मर में यह आग लग गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयावह है और किस तरह से आग की लपटें लगातार उठते हुई नजर आ रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगी। और सूबे में और भी कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। अब हम आपको 2 जगह की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर हम आपको अलीगढ़ की दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर आगरा की है। अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रांसफार्मर में आग लग गई है, जिसकी चपेट में आकर कई गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। लोगों के मुताबिक ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी नीचे पड़े कूड़े में जा गिरी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। उधर आग में आपको बता दें कि आगरा में मकान और जूते की गोदाम में भीषण आग लग गई है और आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। सीतापुर में NH-24 पर मजदूरों से भरी तेज रफ्तार प्राइवेट बस पलट गई है। इस हादसे में 15 मजदूरों की गंभीर रूप से वो घायल हो गए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया यह जा रहा है कि कुशीनगर से चंडीगढ़ ये बस जा रही थी, तभी खैराबाद थाना क्षेत्र में यह हादसा हो गया। तो तेज रफ्तार बस पलटी है। NH-24 पर यह बस पलटी है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस पूरे हादसे में 15 मजदूर घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और कुशीनगर से चंडीगढ़ ये बस जा रही थी, लेकिन तेज रफ्तार
होने की वजह से ये बस पलट गई है। NH 24 पर यह बड़ा सड़क हादसा हुआ। नोएडा अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अजनारा हेरिटेज सोसाइटी में कई दुकानें, फ्लैट और जिम सील की है। जिम, 4 कॉमर्शियल दुकानें, 2 फ्लैट और जिम में संचालित दुकान सील की गई है। बिल्डर की मनमानी पर अथॉरिटी ने यह कार्रवाई की है। पावर और IMS फंड ट्रांसफर नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। सोसाइटी के लोग लंबे वक्त से मेंटेनेंस पावर हस्तांतरित करने की मांग कर रहे हैं। नुपुर शर्मा प्रकरण को लेकर रुबीना खानम ने अजदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निष्कासित किया है, ये भाईचारे के लिए बीजेपी का सराहनीय कदम है। लेकिन अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता और विधायक देश के 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान करते हैं, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। उन पर ओवैसी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आपको बता दें, रुबीना खानम समाजवादी पार्टी की महिला सभा की पूर्व महानगर अध्यक्ष रह चुकी है। के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को इस प्रकरण के बाद पार्टी से निष्कासित किया है, ये भारत के आपसी भाईचारे के लिए, भारत की एकता व अखंडता को मजबूत करने के लिए एक सराहनीय कदम है। लेकिन मुझे पीड़ा तब होती है जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक नेता और उनके विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्यों का अपमान करते हैं, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और लेकिन उन पर वो भरी हो जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आज नुपुर शर्मा प्रकरण पर जिस तरह से ओवैसी साहब उछल कर सवाल जवाब कर रहे हैं, तो मैं ओवैसी साहब से यह पूछना चाहती हूं कि ओवैसी साहब, जब आपकी पार्टी के नेता और विधायक जब 100 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं का अपमान करते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, तब आपने अपनी पार्टी के नेता पर अकबरुद्दीन ओवैसी पर कोई कार्रवाई की? उन्हें क्या पार्टी से निष्कासित किया? और कानपुर हिंसा से जुड़ा हुआ एक और वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि कई युवा पथराव कर रहे हैं, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की जा रही है। और इतना ही नहीं, पथराव के दौरान इलाके में लूटपाट भी की गई है। कई दंगाइयों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह को कपड़े से ढक रखा था। हालांकि इन सब फुटेज के आधार पर दंगाइयों को गिरफ्तारी जो है वो की जा रही है और अब तक 54 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये CCTV फुटेज भी सामने आया है जहां पर पथराव के साथ साथ लूटपाट भी की गई है और अब इस फुटेज के आधार पर पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही है। और देखिए किस तरीके से बाइक जो है उसे गिरा दिया गया है, लगातार पत्थरबाजी भी हुई है। कानपुर हिंसा मामले में एक और ये नया वीडियो सामने आया है और इस पूरे मामले में एक पोस्टर भी चस्पा किया गया है। इस पूरे मामले में अब तक 54 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। कानपुर हिंसा का एक नया वीडियो भी सामने आया है। गाड़ियों में तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं ये उपद्रवी। हालांकि अभी इन फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और इन उपद्रवियों की पहचान की जाएगी। बाकी 54 की पहचान हो चुकी है, उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हालांकि ये बड़ी संख्या में थे उपद्रवी जिनकी पहचान की जा रही है और साथ ही जगह जगह पर पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं ताकि इन उपद्रवियों की पहचान हो सके। तो कानपुर हिंसा से जुड़ा हुआ एक और वीडियो सामने आया है और अब इस वीडियो के आधार पर पुलिस इन उपद्रवियों की तलाश कर रही है। दंगाइयों ने पथराव तो किया ही किया, लेकिन साथ ही साथ लूटपाट भी की है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आगे भी खबरें जारी है, यहां रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। और चलिए बात करते हैं गाजियाबाद सब्जी मंडी में पल्लेदार की पीट कर हत्या कर दी गई है। चोरी के शक में हत्या किए जाने का भी आरोप है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि गोदाम मालिक ने बिजली के शॉक दिए और इस घटना के बाद से ही सभी आरोपी फरार है। मालिक के गोदाम में मालिक को नहीं दिख रहा है। जी सर, कोई किसी से कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं थी। हमारे पति अच्छे काम करते थे, अच्छे खिलाते भी थे, पिलाते भी थे, पर ये पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि लोगों ने अंदर बंद करके क्यों मारा। वो पानी भी मांगे थे पीने के लिए, उन्हें 1 लीटर की जगह 2 लीटर पानी पिलाया गया, शॉट भी लगाया गया है सर उस पे। मथुरा के थाना वृंदावन इलाके में बिजली चोरी रोकने गई टीम पर एक महिला ने लाठी से हमला कर दिया है और इस हमले में कर्मचारी के सिर पर चोट भी आई है। घटना के बाद मामले की शिकायत कोतवाली में कर दी गई है और इस मारपीट
का बिजली कर्मचारी ने वीडियो भी बना लिया, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला हैजा अस्पताल के पास के एक मोहल्ले की बताई जा रही है। तुम कर लो, आज कर लो जो कुछ करना है। हाथ यहाँ से मार। हाँ, दिल्ली के कुतुब मीनार मामले में साकेत कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। साकेत कोर्ट में यह तय करेगा कि कुतुब मीनार परिसर के अंदर हिंदू देवी देवताओं की बहाली और पूजा का अधिकार दिया जाए या फिर नहीं। इससे पहले सिविल जज ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। इस फैसले को अतिरिक्त जिला जज की अदालत में चुनौती दी गई थी।